जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल हो। है ना, हैरान करने वाली बात। बिल्कुल। एक ऐसा देश जो कभी अपने महाद्वीप का मतलब लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। और आज वहां के लोग कचरे के ढेरों में खाना ढूंढने को मजबूर हैं। यही तो, ये कहानी है वेनेजुएला की। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि ऐसा हुआ कैसे। सवाल ये भी है कि इतनी दौलत होने के बावजूद कोई देश इस हाल में पहुंच कैसे सकता है। बिल्कुल सही। तो आज हम अमेरिका और वेनेजुएला के इसी उलझे हुए रिश्ते की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक जोड़ती है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उन वजहों को समझना है, तेल के इस पूरे खेल को जानना है। और ये पता लगाना है कि इस भयानक संकट के पीछे की असली जड़ें कहाँ हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और मुझे लगता है कि इस कहानी को समझने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से वेनेजुएला की किस्मत चमकनी शुरू हुई थी। मतलब जमीन के नीचे दबे काले सोने से? बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। और जैसे ही तेल की खोज हुई, अमेरिकी कंपनियां वहां पहुंच गईं। एक्सॉन, शेवरॉन, ये सारे बड़े नाम। हाँ, और उन्होंने बड़े पैमाने पर तेल निकालना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश बन गया। मतलब कागज पर तो सब शानदार लग रहा था। हाँ, कागज पर, लेकिन असलियत में जमीन पर एक बहुत गहरी खाई बन रही थी। कैसी खाई? अमीर और गरीब के बीच की। ये कंपनियां और वेनेजुएला का एक छोटा सा अमीर तबका तो और अमीर होता जा रहा था, लेकिन देश की ज्यादातर आबादी वो गरीबी में ही जी रही थी। तेल की दौलत की नदी बह तो रही थी, लेकिन उसका पानी आम लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा था। ये तो एक क्लासिक समस्या लगती है, जिसे अर्थशास्त्र में रिसोर्स कर्स कहते हैं। एग्जैक्टली, संसाधन अभिशाप। जब किसी देश के पास कोई एक प्राकृतिक संसाधन इतनी ज्यादा मात्रा में हो तो अक्सर उसकी बाकी अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है। मतलब उन्होंने खेती, मैन्युफैक्चरिंग, किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि तेल का पैसा बहुत आसानी से आ रहा था। उन्होंने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था एक ही घोड़े पर दांव लगाकर छोड़ दी। और जब ज्यादातर लोगों को ये लगे कि देश की संपत्ति लूटी जा रही है और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो गुस्सा तो बढ़ेगा ही। और इसी गुस्से और असंतोष की लहर पर सवार होकर एक आदमी वेनेजुएला की राजनीति के केंद्र में आया। ह्यूगो चावेज। हाँ, और चावेज के आने से इस कहानी का पूरा रुख ही बदल गया। 1999 में जब वो सत्ता में आए तो वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक उम्मीद थे। बिल्कुल, सेना के एक पूर्व अधिकारी जिनकी बातों में आग थी। उन्होंने गरीबों की आवाज बनकर चुनाव जीता, और उनका नारा, तेल देश का है, जनता का है, ये नारा सीधा लोगों के दिलों में उतर गया। और यह सिर्फ एक नारा नहीं था, उन्होंने इस पर काम भी किया। सत्ता में आते ही उन्होंने वो किया जिसका डर अमेरिकी कंपनियों को हमेशा से था। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हाँ, मतलब अमेरिकी कंपनियों के हाथ से तेल का नियंत्रण छीनकर सरकार के हाथों में दे दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और उस तेल से जो पैसा आया उसे उन्होंने सीधे सामाजिक योजनाओं में लगाना शुरू कर दिया। हाँ, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, सस्ता राशन, इन चीजों ने उन्हें गरीबों के बीच एक मसीहा बना दिया। लेकिन जो वेनेजुएला के गरीबों के लिए मसीहा था, वो अमेरिका के लिए एक विलन बनता जा रहा था। जाहिर है, और ये सिर्फ कंपनियों के मुनाफे का सवाल नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये दशकों से चले आ रहे अमेरिकी प्रभाव को एक सीधी खुली चुनौती थी। और चावेज सिर्फ यही नहीं रुके। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी नीतियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। साथ ही क्यूबा, रूस और चीन जैसे अमेरिकी विरोधी देशों से दोस्ती भी बढ़ानी शुरू कर दी। अमेरिका के लिए ये अपने ही बैकयार्ड में एक रणनीतिक सिरदर्द पैदा होने जैसा था। और फिर 2002 में वो हुआ जिसने इस रिश्ते के ताबूत में शायद आखिरी कील ठोक दी। तख्ता पलट की कोशिश। हाँ, चावेज को सत्ता से हटाने के लिए। वो एक निर्णायक मोड़ था। हालांकि अमेरिका ने हमेशा इनकार किया, लेकिन कई दस्तावेज इस तरफ इशारा करते हैं कि इस कोशिश को अमेरिका का मौन समर्थन हासिल था। लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया। बहुत बुरी तरह। जनता और सेना का एक बड़ा हिस्सा चावेज के समर्थन में सड़कों पर उतर आया, और सिर्फ 47 घंटों में चावेज सत्ता में वापस आ गए। इस घटना के बाद जो अविश्वास था वो खुली दुश्मनी में बदल गया। बिल्कुल, लेकिन 2013 में कहानी ने फिर एक मोड़ लिया। ह्यूगो चावेज की मौत हो गई कैंसर से।
और उनकी जगह उनके चुने हुए उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। और मादुरो के सामने आते ही दो बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी थीं। पहली, वो शावेज नहीं थे। उनमें वो करिश्मा नहीं था, लोगों से वो सीधा जुड़ाव नहीं था। हाँ, वो एक प्रशासक थे, जन नेता नहीं। लेकिन उनकी दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती बाहरी थी, अर्थव्यवस्था। ठीक उसी समय जब वो सत्ता संभाल रहे थे, दुनिया भर में तेल की कीमतें बुरी तरह गिर गईं। 50% से भी ज्यादा। और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था, जो 95% सिर्फ तेल पर निर्भर थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। वो रिसोर्स कर्स जिसका हमने जिक्र किया था, अब अपना असली असर दिखा रहा था। बिल्कुल। सरकार की आमदनी रातों रात आधी हो गई। जिन सामाजिक योजनाओं के दम पर शावेज ने लोकप्रियता हासिल की थी, उन्हें चलाने के लिए अब पैसा ही नहीं था। तो मतलब देश में एक बड़ा आर्थिक संकट दस्तक दे चुका था। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अमेरिकी प्रतिबंधों के लगने से पहले ही हो रहा था। तो अर्थव्यवस्था पहले से ही आईसीयू में थी और फिर अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसका ऑक्सीजन भी बंद कर दिया। इन प्रतिबंधों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। नमक छिड़कना शायद एक बहुत हल्का शब्द होगा, ये एक आर्थिक युद्ध की घोषणा जैसा था। ये जो प्रतिबंध थे, इनका असल मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वेनेजुएला तेल नहीं बेच सकता, अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाए। सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब अगर भारत या तुर्की की कोई कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदती, तो अमेरिका उस कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा सकता था। ओह, तो इसने तो वेनेजुएला को दुनिया के बाजार से लगभग पूरी तरह काट दिया। एग्जैक्टली। डॉलर में लेन देन नामुमकिन हो गया। विदेशों में रखी देश की संपत्ति फ्रीज कर दी गई। संक्षेप में देश की आर्थिक नाकाबंदी कर दी गई। और इसका असर जाहिर है भयानक था। भयानक से भी ज्यादा। दुकानों से खाना गायब हो गया, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गईं। और महंगाई, मैंने पढ़ा कि महंगाई 10 लाख% तक पहुंच गई थी। 10 लाख%। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि लोगों की जीवन भर की बचत कुछ ही हफ्तों में कागज के टुकड़ों में बदल गई। सोचकर भी डर लगता है। और इसी का नतीजा था कि लोगों ने देश छोड़कर भागना शुरू कर दिया। 50 लाख से ज्यादा लोग। 50 लाख देश की आबादी का लगभग 15 या 20%। हाँ, अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। ये इस सदी के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक है। और जब हालात इतने खराब थे, तब अमेरिका ने एक और बड़ा राजनीतिक दांव खेला। बिल्कुल। 2019 में अमेरिका ने निकोलस मादुरो को एक अवैध राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और विपक्ष के एक युवा नेता खुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला का असली अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया। इस एक कदम ने दुनिया को साफ तौर पर दो खेमों में बांट दिया। हाँ, एक तरफ रूस, चीन, ईरान थे जो मादुरो सरकार का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका, ज्यादातर यूरोपीय देश और कई लैटिन अमेरिकी देश ग्वाइडो के साथ खड़े थे। वेनेजुएला एक वैश्विक शतरंज की बिसात का मोहरा बन गया था। और उस बिसात पर कुर्बान हो रही थी वेनेजुएला की आम जनता। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ? इस टकराव के मूल में क्या है? अमेरिका असल में क्या चाहता है? देखिए, अमेरिका के मकसद कई परतों में हैं। पहला और सबसे साफ है तेल। दुनिया का सबसे बड़ा भंडार जो अमेरिका के इतने करीब है, उस पर उसका नियंत्रण न हो, ये उसे मंजूर नहीं। दूसरा, वो वहां एक ऐसी सरकार चाहता है जो उसके हितों के अनुकूल हो, न कि कोई ऐसी सरकार जो लगातार उसका विरोध करे और उसके दुश्मनों से दोस्ती करे। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अहम है, वो है जियोपॉलिटिक्स। चीन और रूस का बढ़ता हुआ असर। हाँ, अमेरिका अपने बैकयार्ड कहे जाने वाले इस क्षेत्र में चीन और रूस का असर हर हाल में कम करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला की सरकार का पक्ष भी सीधा है। वो अपने देश की संप्रभुता चाहते हैं, अपने तेल पर खुद का अधिकार चाहते हैं और किसी भी तरह के विदेशी दखल से आजादी चाहते हैं। तो फिर सवाल वहीं आकर रुकता है कि वेनेजुएला की इस भयानक बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मादुरो सरकार या अमेरिकी प्रतिबंध? और सच ये है कि इसकी जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं डाली जा सकती। मतलब ये कहना गलत होगा कि मादुरो सरकार की कोई गलती नहीं है। उनकी गलत आर्थिक नीतियां, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, इन सब ने देश को खोखला कर दिया। उन्होंने रिसोर्स कर्ज के जाल से निकलने की कोई कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने एक खराब होती हुई स्थिति को एक पूर्ण मानवीय तबाही में बदल दिया। एग्जैक्टली।
उन्होंने एक बीमार अर्थव्यवस्था को कोमा में भेज दिया और आम लोगों के लिए जीना लगभग नामुमकिन बना दिया। तो जिम्मेदार दोनों हैं। हाँ, लेकिन अलग-अलग स्तर पर। एक ने बीमारी पैदा की तो दूसरे ने उसका इलाज रोककर उसे जानलेवा बना दिया। और इस पूरी लड़ाई में, इस राजनीतिक शाहमात के खेल में पीसा कौन? हमेशा की तरह आम जनता, जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अमेरिका और वेनेजुएला की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ दो देशों के रिश्ते की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि जब कोई छोटा देश प्राकृतिक संसाधनों से अमीर होता है तो बड़ी वैश्विक ताकतें उसे अपने तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। ये एक कड़वी भू राजनीतिक हकीकत है। और इस पूरी कहानी में सरकारें आपस में लड़ती रहीं, अपनी विचारधाराओं की लड़ाई लड़ती रहीं। लेकिन इसका असली और सबसे भयानक नुकसान उन आम लोगों को उठाना पड़ा, जिन्हें ना तो तेल के कुओं से कभी कोई सीधा फायदा मिला और ना ही सत्ता के गलियारों में उनकी कोई आवाज थी। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्या किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर असल में किसका हक होना चाहिए? उस देश की सरकार का, जो भ्रष्ट भी हो सकती है, वहां के लोगों का, जिनके पास उसे निकालने की तकनीक नहीं है, या फिर उन वैश्विक ताकतों और कॉरपोरेशनों का, जिनके पास उसे निकालने की तकनीक और पैसा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं है। लेकिन इसका जवाब आज की दुनिया के कई संघर्षों की दिशा तय कर सकता है।